नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 21 नवंबर 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 38 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल हैं। और जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। देखिए, इनमें से हो सकता है कुछ सवाल है वो रीजनिंग से रिलेट करके पूछे गए जीके के, तो वो इंक्लूड सवाल भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल सेट की एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। प्रथम सेट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में सवाल पूछे गए हैं तो भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। जैसे ही आपका एग्जाम एंड होता है तो टेलीग्राम पर सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है, डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहा है। एक बार एक पास ले लीजिएगा और इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑफर चल रहा है कि ये पास आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी यानी 2 मंथ की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। साथ ही साथ इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपए का डिस्काउंट होने के बाद ये आप डील है 280 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट, दोनों से ये कूपन कोड अप्लाई करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं आपके सामने। जो पहला सवाल आज के प्रथम शिफ्ट का, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, बाबर फरगना की गद्दी पर है वो 1494 को बैठे थे। 8 जून 1494 की बात है। बाबर का जन्म वैसे हुआ था 14 फरवरी 1483 को, जो कि कहां पर हुआ था? तो यहीं पर फरगना जो जगह है जो कि उज्बेकिस्तान वर्तमान में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और वो वहां की गद्दी पर बैठे थे 1494 को। सवाल है HTML की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, HTML की फुल फॉर्म से आदि की फुल फॉर्म से लगभग 4 सवाल आए हैं, जिसमें कुछ सवाल रीजनिंग में थे, फुल फॉर्म के रिलेट करके था। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। सवाल है व्हाट्सएप का वर्तमान ओनर कौन है? व्हाट्सएप है वो किस पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी तो मेटा है, जो पहले फेसबुक है, अब इसका नाम हो गया फेसबुक का मेटा है। तो आप कह सकते हो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा। वैसे व्हाट्सएप कब रिलीज हुआ था? तो 2009 में रिलीज हुआ था। उस समय इनके जो वास्तविक फाउंडर है वो है दोस्तों ब्रियान एक्सन और जैन कॉम। अभी वर्तमान में डेवलपर हो जाएंगे मेटा फेसबुक के पास में। आर्टिकल 19 के तहत कितनी फ्रीडम है? ठीक है, टोटल यहाँ पर वर्तमान में 6, पहले 7 थी अभी 6 है। आर्टिकल 19 है वो गारंटी देता है 6 फ्रीडम की। कौन सी फ्रीडम? तो ए से लेकर जो जी तक है फ्रीडम, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम बहुत बार आ जाता है। तो आर्टिकल 19 ए है बोलने की आजादी। ठीक है, बोलने की आजादी आर्टिकल 19 ए में। आर्टिकल 19 बी में सभा की आजादी, आप सभा बना सकते हो 19 बी में। आर्टिकल 19 सी में संघ बनाने की आजादी है। डी में पूरे देश में आने जाने की आजादी है। ई में है पूरे देश में बसने या फिर रहने की आजादी। आर्टिकल 19 जी में है बिजनेस या फिर जीविका की आजादी है। इससे पहले एक आर्टिकल और था 19 का एफ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है। आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है। अगला सवाल है अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मतलब ये है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है। तो ये ऐसे किसी कानून बनाने से संसद या फिर राज्य विधानसभा पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार में कटौती करता है। इस टाइप से कोई भी नया कानून नहीं बनाया जा सकता है जो मौलिक अधिकार से आपको वंचित कर सके। ये आर्टिकल 13 ही इसकी गारंटी देता है आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण की। सवाल यहाँ पर नेक्स्ट है कि सवाल नंबर 6, जो सेकेंड विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक सेट में आ रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन से, तो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको पूछा आज सेकेंड और 8वां दोनों ही इस सेट में पूछ लिए गए हैं। तो सेकेंड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कब हुआ था? 1976 में। पहला 1975 में, सेकेंड 1976 में हुआ है। थर्ड 1983 में हुआ। कब हुआ थर्ड आप कहेंगे 1983 में हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में। तीसरा नई दिल्ली इंडिया में हुआ है। चौथा इससे पहले आ चुका है पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। बार बार मैं प्रत्येक सेट में आपको बताता हूं। 5वां हुआ है दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। और फिर बात करूं जो छठा है वो लंदन यूके में हुआ था 1999 में छठा। 7वां हुआ दोस्तों पैरामारिबो सूरीनाम में, प्रीवियस शिफ्ट में आ चुका है। 8वां न्यूयॉर्क सिटी, आज इसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। 8वां कहां पर हुआ? 2007 में न्यूयॉर्क सिटी यूएस में हुआ है।
9वां 2012 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, 10वां भोपाल इंडिया में, 11वां हुआ है पोर्ट लुइस मॉरिशस में 2018 में, 21 में, 12वां फिजी में। सवाल पूछा गया है इसी सेट में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2007 में न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। नेक्स्ट वन यहाँ पर विश्व हिंदी का सचिवालय कहां पर है? वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट कहां पर है ये आपको पूछा, तो फोनिक्स जो मॉरिशस है वहीं पर विश्व हिंदी का सचिवालय है। वर्तमान में विश्व हिंदी सचिवालय के सदस्य देश कितने हैं? 5 सदस्य देश है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, भारत और नेपाल 5 सदस्य देश हैं। और महासचिव कौन है विश्व हिंदी सचिवालय के? विनोद कुमार मिश्र हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? नागरिकता है संविधान के भाग 2 में। सभी को पता होगा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन मिलेगा भाग 2 में। भाग 1 में है संघ और उसके क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में क्या है दोस्तों? 7 में संविधान का अधिनियम जो 1956 के द्वारा इसे निश्चित किया गया है 7वां संशोधन के। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत है और 9A में नगर पालिकाएं हैं, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र और भाग 11 की बात करें संघ और राज्यों के बीच में संबंध, भाग 11 में याद रखना है। ये कुछ इंपोर्टेंट भाग है संविधान के, आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन मिलता है। फर्स्ट कमीशन है, प्रथम वित्त आयोग है 1951 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह है। इससे पहले 14वें के वाईवी रेड्डी थे। प्रथम वित्त आयोग के केसी न्योगे अध्यक्ष रही थी। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं वो नियुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष आपको पूछा है तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका और सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। संविधान में जब 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए 10 मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए गए हैं पहली बार? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत पहली बार मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं अपने संविधान में भाग 4A के आर्टिकल 51A में, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में ऐड किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित माता पिता है इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाला जो कर्तव्य रहता है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत 11वां ऐड हुआ है। तो आपको पूछा है कि जब 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में ऐड हुए तो 1976 में कौन थे पीएम? सभी को पता होगा इंदिरा गांधी थी। वैश्वीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीति पेश की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रीवियस एनटीपीसी में भी ये सवाल आया हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 में। ठीक है, बात है ये 1991 की, जब वैश्वीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीति का क्या मतलब हुआ कि 1991-92 का ऐतिहासिक बजट था उसमें दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया था। इससे पहले जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। तो 1991 के भारत जो बजट के दौरान ये घोषणा हुई है कि अब विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती हैं। और इसके बाद सेबी की यहाँ पर स्थापना भी, जिसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 1992 में दिया गया है, वैधानिक मान्यता। तो जब 1991 में ये घोषणा हुई है तो बजट पेश किया था उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगला सवाल है पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ये 1894, 5 से 6 स्टेप में आपको बता चुका हूं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को पारित हुआ है। सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है इसका मतलब है, और इसके लिए वो उनको मुआवजा भी देगी मालिकों को। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू है। प्रथम 1894 आपको याद रखना है। एक दोस्तों जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है ये 1950 वाला है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी के अलावा सेकेंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है यूपी की। अगर दोषी व्यक्ति की कोई अन्य व्यक्ति सहायता करता है तो अपराध किस श्रेणी का होगा? इस टाइप से दे रखा था। देखिए ऑप्शन पर आधारित है। और फिर मैं बात करूं, ये दुष्प्रेरण से हो सकता है सवाल कि किसी चीज के लिए कोई भी उकसाता है अवैध काम करने के लिए जानबूझकर सहायता करना है, ये दुष्प्रेरण होता है, जो कि धारा 107 के तहत आईपीसी की धारा के तहत अपराध है। संविधान का भाग 9 या फिर जो 11वीं अनुसूची आपको पूछा संविधान में कब ऐड की गई है? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई है। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ प्रीवियस सेट में कि 11वीं अनुसूची में टोटल विषय कितने? आप कहेंगे 29 विषय हैं। और जो संविधान के भाग 9 में ये पंचायतों का वर्णन मिलता है 11वीं अनुसूची में जो प्रावधान है, जो कि भाग 9 में संविधान के 73वें संशोधन और फिर भाग 9A में संविधान के 74वें संशोधन के तहत ये ऐड हुए हैं। 9 भाग की बात कर रहा हूं मैं। और बात करूं 10वीं अनुसूची कब ऐड हुई है तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून, और 12वीं अनुसूची है 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत नगरीय प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था।
अगला सवाल है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपको पूछा है। टोटल आर्टिकल है जो आपको ह्यूमन राइट 1948 में 30 अनुच्छेद हैं। उच्चतम न्यायालय के जज के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन का निर्धारण है वो संसद के द्वारा। आर्टिकल 125 में वर्णित है कि संसद है वो विधि के द्वारा ये अवधारित करेगी वेतन वगैरह का निर्धारण है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 221 बताता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन का जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित आर्टिकल 125 में, तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 221 है। और अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान जहां पर भी परिषद है, तो राज्य विधानमंडल कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, तो बात हो रही महाधिवक्ता की। इससे प्रीवियस सेट में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूं इसके बारे में। तो महाधिवक्ता जिनसे संबंधित आर्टिकल 165 में इनका पद है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन में बोलने की शक्ति होती है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। और महाधिवक्ता जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो भी न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो हाईकोर्ट की, उन्हें महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त 2 है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 24वें हैं जो कि सुशील चंद्र हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को, सभी को पता होगा। प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे ओ स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापित हुआ है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। इससे पहले प्रीवियस सेट में आया हुआ है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो कौन सी 22 भाषा है, असमीज है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिथई, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू है। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। शुरुआत में संविधान में 14 भाषा ही थी, ये आपको याद रखना है। शुरुआत में 14 थी, बाद में नई भाषाएं ऐड हुई तो 22 हो गई। तो सबसे पहले सिंधी को ऐड किया गया था 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की गई है 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत। फिर यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई, 2003 में ऐड की गई है 92वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें में ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुई है 1992 में, और 2003 में 92वां संशोधन है उसमें ये 4 हुई है। शुरुआत में 21वें संशोधन में 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था। सुएज नहर किसे जोड़ती है, सुएज नहर है प्रीवियस एनटीपीसी में 3 से 4 सेट में ये सवाल आया था। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली नहर है जो कि इजिप्ट में, इसको ऑफिशियली ओपन किया गया था 1868 में। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ है, तो बात हो रही है भारत परिषद अधिनियम 1909 की। तो 1909 में पारित हुआ, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इससे संबंधित एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान निर्वाचन में पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की है 1909 की मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और लॉर्ड मिंटो है, इनका लॉर्ड मिंटो 2 है, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर फुल फॉर्म से रीजनिंग से सवाल रिलेट करके था। ICERD की फुल फॉर्म आपको पूछी थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ICERD की फुल फॉर्म। एक दोस्तों BPRD की फुल फॉर्म पूछिए, BPRND की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये कब सेटअप हुआ था, 1970 को स्थापित हुआ था। एक दोस्तों रीजनिंग में GCR की भी फुल फॉर्म थी, ग्रॉस केस रिकवरी हो जाएगा इसका मतलब। उत्तर प्रदेश का आपको राजकीय पशु पूछा, इससे पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा था। तो स्वैम्प डियर यानी बहाराशिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है शास्क्रेन। राज्य वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। राज्य मछली है चीतल। राज्य पुष्प है ये प्लास हो जाएगा, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी आपको UAPA यूपा का पूछा, ये कब पारित हुआ था, 1967 में हुआ था। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। यामा के लेखक कौन है, हिंदी में पूछा गया था, महादेवी वर्मा है यामा के ऑथर। जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन क्या किस अध्ययन है वो किस ब्रांच में होता है, तो इसे डेमोग्राफी कहेंगे, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है, ये डेमोग्राफी हो जाएगा। पुंछी आयोग किससे संबंधित है, पुंछी आयोग का पूछा है केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में है। केंद्र राज्य संबंधों को फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में इस आयोग का गठन हुआ था, याद रखना है। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध है, इनसे संबंधित है। आयोग का गठन अप्रैल 2007 में किया गया था। पुंछी आयोग क्यों, क्योंकि इसकी अध्यक्षता है उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी है, इनके अध्यक्षता में ये
आयोग का गठन किया गया था। जिस प्रकार केंद्र राज्य संबंध का पुंछी आयोग है, उसी प्रकार राजमन्नार समिति भी कुछ ही तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव को हल करने के उद्देश्य से डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन 1969 में किया गया है। ये भी केंद्र राज्य के बीच में संबंधों की व्याख्या करने के लिए। सरकारी आयोग भी कुछ इस टाइप से हैं। तो सरकारी आयोग 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और फिर यहाँ पर बात करूं, प्रशासनिक सुधार आयोग भी कुछ इस टाइप से हैं और इनमें जो केंद्र राज्य के बीच में संबंध का अध्ययन और सुझाव देने हेतु किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है, 1966 में हुआ था MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? सूचना का अधिकार 2005 में 31 धाराएं हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं, 31 धाराएं हैं 2005 वाले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो हिंदी में सवाल पूछा गया था। बाजड़ अपभ्रंश की बोली से सिंधी भाषा का विकास है। और एक दो और भाषाओं के विकास से सवाल इस टाइप से पूछे जा रहे हैं हिंदी में अपभ्रंश से। भारत के किसके साथ द्विपक्षीय समझौता है? तो ये आपको एफ्टा का पूछा गया है, जो एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है। ये किन के मध्य है? आसियान के जो 10 सदस्यीय देश है और भारत के मध्य ये एक मुक्त व्यापार जो क्षेत्र है, इसके बारे में सवाल है। तो आसियान आपको करेक्ट करना था, जो कि आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 सदस्यीय देश और भारत के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और इस पर जो हस्ताक्षर हुए समझौते पर 8 अक्टूबर 2003 को है। अंतिम समझौता है ये 2009 को हुआ था। जब आसियान की बात आई है तो आसियान में जो 10 सदस्यीय देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसके संस्थापक सदस्य में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थी। इसका सचिवालय या फिर हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना 1967 में हुई है आसियान की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। महासचिव या फिर जो आदर्श वाक्य आसियान का है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। और फिर बात करूं आसियान के 10 जो सदस्यीय देश हैं उनकी जो ट्रिक है, आसियान की CM का सिम और BPL टीवी खो गया, यानी सिम यानी कंबोडिया, M यानी म्यांमार, सिम फिर CM सिम और सिम यानी सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके बाद ब्रुनई BPL टीवी। ठीक है, BPL यानी ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, ये 10 सदस्यीय देश हैं आसियान के। अगला सवाल है, किस परिस्थिति में गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है? तो ऑप्शन था परमिट नहीं होने के केस में, वही करेक्ट होगा। आर्टिकल 226 से संबंधित वाद कौन सा है? क्या ऑप्शन थे? या फिर जिनको भी इसका संबंधित जो वाद वाला सवाल याद है तो कमेंट करके बता सकते हो इसका क्या आंसर हो सकता है। बाकी आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट, और इसी प्रकार आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार रहता है। अंतिम सवाल है, SC जनसंख्या कितने परसेंटेज हैं? SC का अनुसूचित जाति की बात करूं तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो 16.6% है और ST की है अनुसूचित जनजाति की 8.6% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या SC की किस स्टेट की है वो भी मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी पॉपुलेशन किसी की 100 है तो इस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अनुपातिक जो जनसंख्या है वो पंजाब की सबसे ज्यादा SC की जनसंख्या मिलती है 28.9%। तो इस टाइप से आज आपके 21 नवंबर 2021 को UPSI एग्जाम प्रथम पारी में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल कवर हो चुके हैं। जो भी सवाल मिस हैं वो कमेंट करके आप बता सकते हो। आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए या फिर कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे जीके के, वो भी आप कमेंट कर देना। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो कमेंट करना आपका एग्जाम कब है। बाकी ऑलशिफ्ट की इसकी PDF फाइल के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। ऑलशिफ्ट का वीडियो आपको इवनिंग में मिल जाता है 10 बजे के आसपास, वो भी आप जरूर देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।